जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स का सेशन 3 चलेगा। और अगर आपने सेशन फर्स्ट को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाके देखिए, इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि उसमें सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज भी सबसे पहले 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। यहाँ पे देखिए IMF लिखा गया है, टाइपिंग एरर है, IWF होगा। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, गुरु नायडू सेनापति हो जाएगा। गुरु नायडू सेनापति ने 230 kg की लिफ्ट के साथ पुरुषों की 55 kg स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और ये प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन हुआ था मैक्सिको के लियोन में, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर करेंगे, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर सी के साथ जाएगा, चंडीगढ़ में। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये जो है भारत का पहला भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर होगा। इसे वायुसेना और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। हाल ही में भारत ने जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्नि 4 का ध्यान रखना है। भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और यह परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है, ध्यान रखना है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे इस चैनल पर लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट को डेली रात 8 बजे आने हैं। और बता दें आज आपको क्लास 1 का PDF भी मिलने वाला है। PDF कहाँ पर मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप बिल्कुल फ्री में सेशन फर्स्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI के निम्न में से किस राज्य में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है। चलिए आंसर करते जाएंगे, सोच समझ का आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है, ध्यान रखना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। चलिए आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, उत्तराखंड सरकार ने, ध्यान रखना है। देश के सभी नागरिक चाहे वे किसी भी धर्म के हो उनके लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व उत्तराधिकार, संरक्षक, गोद लेना आदि के बारे में समान कानून रहेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, योजना का सचिव होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, तो 6 अगस्त 1952 को, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को और इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामविलास पासवान के नवगठित राजनीतिक दल का क्या नाम है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लोक जनशक्ति हो जाएगा राइट आंसर। हालांकि रामविलास पासवान का निधन हो गया है, उसके बेटे इस पार्टी की लीड कर रहे हैं, लोक जनशक्ति का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र को प्रशासक कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। सोच समझ कर आंसर करना है। प्रश्न को सही से पढ़िए। बोला जा रहा है किस संघ शासित क्षेत्र को प्रशासक कहा जाता है? तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में या तो उपराज्यपाल होते हैं या प्रशासक होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन में लक्षद्वीप है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है और पांडिचेरी है। तो इन चार ऑप्शन में से लक्षद्वीप राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रशासक है और बाकी तीनों में दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी इसमें क्या है? उपराज्यपाल है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 9th नंबर के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्यकाल की बात करें तो 1952 से लेकर 57 हो जाएगा, ध्यान रखना है। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह यानी NK सिंह है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला मुंगेर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे रहे, मुंगेर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? बहुत ईजी प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर प्रत्येक स्टूडेंट का आना चाहिए। चलिए सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। इंडिका का लेखक कौन था? तो इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, मेगास्थनीज हो जाएगा। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ध्यान रखना है। और ये जो पुस्तक है इंडिका, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ग्रीक भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चलिए आंसर करते जाएंगे। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अजातशत्रु जो है ये बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु के बचपन का नाम पूछा जाता है तो कुनिक था, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, आप भी नोट कर लीजिए। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुनिक था। और अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा गया है क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद कीजिए कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन को, जो कि सूरत में हुआ था, उसी में कांग्रेस के कांग्रेस दो दल में बटे थे, एक गर्म दल और नरम दल में, ध्यान रखना है। और 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी बाल गंगाधर तिलक ने। यह पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? चलिए आंसर करेंगे। बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, गोपालगंज है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इस तरह के भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को जितना हो सके सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम पूछा जा रहा है तो इसका हो जाएगा नरेंद्र दत्त। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंचायत के बारे में संविधान के भाग 9 में बताया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 243 से 243 वो हो जाएगा, ठीक है। और अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? चलिए आंसर करेंगे।
चलिए, तो देखिए राज्य विधानमंडल का अंग कौन नहीं है, तो महाधिवक्ता ये जो है राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। राज्य विधानमंडल के बारे में अनुच्छेद किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 168 में बताया गया है, ध्यान रखना है। और राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। जिस तरह से संसद के 3 अंग होते हैं, जैसे कि राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, याद रखना है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए आंसर करेंगे, भारत के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भी बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन है। चलिए आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य कौन है भारत में, तो अपना बिहार है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार की राजधानी पटना हो जाएगा। और बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत करीब कितना है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं, वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छप सकते हैं, तो इसलिए जितना हो सके सेशन को पूरा शेयर करें, सेशन को लाइक करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.3% के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। चलिए आंसर करेंगे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है, तो बात करते हैं मौलिक अधिकार। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक हो जाएगा। और कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। इतने सारे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान रखना है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है किसके द्वारा, तो याद रखना उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जिला राज्य कौन है, तो बिहार है सबसे कम साक्षरता वाला। कितना है, तो याद रखना है 61.8% है। और केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, कितना है, तो लगभग 94% है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है बिहार में, तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, सहरसा हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली की बात कर रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का डिस्कशन अभी हो चुका है कि केंद्र शासित प्रदेश में एक उपराज्यपाल होता है और एक प्रशासक होता है। तो यहाँ बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है इसमें क्या है, इसमें प्रशासक है, ध्यान रखना है, इसमें प्रशासक है और बाकी सभी में क्या है, उपराज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। चलिए आंसर करेंगे। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था, इसका सही जवाब है वीर कुंवर सिंह ने। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। चलिए आंसर करेंगे। कुंवर सिंह, अमर सिंह, हरकिशन सिंह या डी रतन सिंह। तो 25 के लिए राइट आंसर अमर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है। चलिए आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 35वां स्थान है। जो भी बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसने नेतृत्व में हुआ था, यानी किसके नेतृत्व में हुआ था। चलिए आंसर करेंगे।
देखिए ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में 1857 का जन विद्रोह जो है ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली, आप सभी जानते हैं। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नवनिर्मित सभ्यता द्वार कहाँ स्थित है? चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब है पटना में। बिहार में नवनिर्मित सभ्यता द्वार कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? चलिए आंसर करेंगे, निम्न में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? बहुत इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर है डी हो जाएगा, त्रिपुरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा तय करती है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना? तो 4096 किलोमीटर। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। एक पूछा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दूसरा पूछा जाता है उत्तर भारत का, और एक पूछा जाता है भारत का। तो बात करते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? तो कोयम्बटूर को बोला जाता है। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करें उत्तर भारत का, तो कानपुर को। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। अगर आपसे सिर्फ पूछे कि भारत का मैनचेस्टर, तो अहमदाबाद हो जाएगा। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल के समुद्री तट की रेत के भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब, 2 बच्चे सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, थोरियम पाया जाता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कोलकाता हो जाएगा। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नोट कर लीजिए, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत में किसका दूसरा नाम सांगपो है? चलिए आंसर करते जाएंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। चलिए उनको बता देते हैं। तो देखिए तिब्बत में किसका दूसरा नाम सांगपो है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को, यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और इसी ब्रह्मपुत्रा नदी को बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में बात करें तो जमुना बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। बात करें गंगा की, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, ध्यान रखना है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछे कि बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। बंगाल का शोक पूछे तो दामोदर हो जाएगा। सभी फैक्ट्स को याद रखना है। बंगाल का शोक कौन हो जाएगा? दामोदर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं सार्क का सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1985 में। वर्तमान में इसके टोटल 8 सदस्य देश है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है शिवालिक। 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे। अब यहाँ से आपके साइंस के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। यानी कि देखिए एम.जे. स्लाइडन और थियोडर स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे होना चाहिए बी एंड सी डी ऑप्शन में। तो मान लीजिए डी ऑप्शन राइट आंसर है। और दोनों जो है ये दोनों जर्मनी के निवासी थे, ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है कोशिका की खोज। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन इन दोनों ने किया, लेकिन कोशिका की खोज पूछे तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में
क्या होता है? सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए, तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है। लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, ये भी सत्य है। और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ये भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, निकट दृष्टि दोष ना लिख के कभी कभी आपको एग्जाम में मायोपिया लिख सकता है। ठीक है, मायोपिया दे सकता है, तो दोनों को ध्यान रखना है। हिंदी में आपको दे सकता है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोला जाता है। और इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। बात करें दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। सभी फैक्ट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है। तो देखिए, किसको भविष्य का ईंधन माना जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है। और यकृत ग्रंथि से ही पित्त स्रावित होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे, किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर जो ये बच्चे बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राइबोसोम को बोला जाता है। ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सेशन में आप लोग एंड तक जरूर बने रहेंगे, 20 से सेशन को स्किप नहीं करना है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब दे रहे हैं आप लोग सी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। रिटर ने, बैकुरल ने गामा किरण की खोज, रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसका मिश्र धातु है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। आपसे एग्जाम में कांसा का पूछ सकता है, पीतल का मिश्र धातु पूछ सकता है, जर्मन सिल्वर का पूछ सकता है और गन मेटल का पूछ सकता है। चलिए सभी को बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कांसा किसका मिश्र धातु है। तो ये कॉपर और टीन का मिश्र धातु है, जो कि राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें कॉपर जो है 88% होता है। और बात करें टीन, तो टीन जो है 12% तक होता है। अब बात करते हैं पीतल, तो पीतल जो है ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ये किसका है? पीतल का। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, ये पीतल का है। और देखिए जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये जर्मन सिल्वर का है। और बात करते हैं अब गन मेटल का, तो गन मेटल में कॉपर, जिंक और टीन होता है, जो कि राइट आंसर डी में दिया गया है, ये गन मेटल का है। सभी को नोट कर लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो पीतल का कॉपर जिंक, जर्मन सिल्वर का कॉपर जिंक निकेल और गन मेटल का हो गया कॉपर जिंक और टीन, और कांसा का हो गया ऑप्शन बी कॉपर और टीन। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मिक एसिड इनमें से किसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। फॉर्मिक एसिड जो है इनमें से किसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं चींटी के विष में, यानी कि चींटी के डंक में पाया जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नींबू जाति के फल में सिट्रिक एसिड होता है। सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। सेब में क्या होता है? मैलिक अम्ल होता है। सभी को ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, आप सभी को नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, प्रावटू हार्मोन। 6 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? चलिए,
एक आपसे पूछ सकता है इटाई इटाई रोग और एक पूछ सकता है मिनी माता, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखना है। तो मिनी माता की बात करें तो पारा के कारण मिनी माता होता है और इटाई इटाई जो है ये कैडमियम के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, दोनों को ध्यान रखना है, मिनी माता पारा के कारण और इटाई इटाई कैडमियम के कारण। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? चलिए आंसर करेंगे। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। एक्टिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। बात करें बैरोमीटर तो इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और ऑप्शन बी और सी सेम है, इससे वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी पर एक ही होंगे? यानी कि पूछा जा रहा है कितना डिग्री तापमान होगा जिसमें क्या होगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं -40 डिग्री होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए पीयूष ग्रंथि ये शरीर में मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत ग्रंथि हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन रोग द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए आंसर करेंगे। यानी कि पूछा रहा है मनुष्य अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, यकृत होता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे, सबसे भारी धातु कौन सी है? हल्की पूछे तो सबसे हल्का धातु लिथियम है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका सिंबल की बात करें तो Li होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा, इसका सिंबल होता है OS, ध्यान रखना है। ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है, यदि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा लेता है तो उसे 5 घंटे तक चालू रखने पर कितना विद्युत खर्च होगा? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए विद्युत खर्च के लिए एक फॉर्मूला बताई थी आपसे, V × I × T और बटे आपको कुछ नहीं करना है, 1000 से भाग देना है, आंसर निकल जाएगा। तो V वोल्ट हो गया, I एम्पियर हो गया और T समय हो गया और आपको 1000 से भाग देना है। तो देखिए 220 गुना कितना करना है, 5 करना है, इंटू 5 करना है और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड आपको 1000 से कर देना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? तो 0 से 0 काटेंगे, ठीक है। 5 से 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर 5 से 20 को काटेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 से 22 को काटेंगे तो 5.5 यूनिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? तो याद रखना है समांतर क्रम में, ठीक है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, एक आदर्श आमीटर का पूछ सकता है, ठीक है। आदर्श आमीटर की बात करें तो इसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों को ध्यान रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए गतिज ऊर्जा के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P²/2m होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना करेंगे, यानी कि P को 2 गुना करना है। तो P को 2 गुना करने क्या हो जाएगा? तो P की जगह आपको 2P रखना है और इसका स्क्वायर करके आपको नीचे 2m रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 4P²/2m हो जाएगा। अब आपको 2 से 4 को नहीं काटना है। उसके बाद आपको देखिए जो मेन फार्मूला होता है इसका आपको लिखना है। तो मेन फार्मूला होता है P²/2m। तो अब देखिए यहाँ से जो निकला है इसमें से आपको मेन फार्मूला को निकाल लेना है। तो क्या बचा हमारा? 4 बच गया, तो 4 गुनी हो जाती है। 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि OPV किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? चलिए आंसर करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। पोलियो वैक्सीन का पूछे तो पोलियो वैक्सीन का जोनास या रखना है जोनास साल्क ने किया था। लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन पूछे तो इसका किया था किसने? अल्बर्ट सैबिन ने। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर, उसके बाद पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क, लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन पूछे तो अल्बर्ट सैबिन हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लाइकोजन को। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बंद होता है क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, हम आपके लिए पूरी मेहनत कर सभी अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं। इसलिए आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह के आगे भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, एल्किन हो जाएगा। देखिए, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो तो एल्किन कहलाएगा, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एल्केन, जो कि डी में दिया गया है। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड में एल्केन हो जाएगा, डबल बॉन्ड में एल्किन हो जाएगा, ट्रिपल में एल्काइन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एल्किन। नेक्स्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम प्रतिस्थापित किए थे? चलिए आंसर करेंगे। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, मटर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? चलिए आंसर करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जितना भार होता है चंद्रमा पर वह जो भार है 1/6 गुना हो जाता है। यानी कि 600 अगर पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काटेंगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। अगर आपसे वही पूछता कि किसी मनुष्य का द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर 55 kg है, ठीक है, 55 kg है, अगर वही बात करें चंद्रमा पर कितना होगा तो चंद्रमा पर भी वही होगा, क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, भार चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज बनाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर करेंगे। कतई जहर प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज बनाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, विद्युत हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। 20 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, टमाटर का लाल रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, टमाटर का रंग लाल किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपेन के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस सक्रिय गैस का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। अब आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखिए, किस सक्रिय गैस का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है रेडॉन का, याद रखना है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? इस प्रश्न पर भी स्टार लगा रहे हैं, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हाइबर प्रक्रम विधि से क्या उत्पादन किया जाता है? अमोनिया का। ठीक है, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब आपके हिंदी के प्रश्न है, तुलसीकृत कवितावली, विनय पत्रिका एवं गीतावली की भाषा क्या है? चलिए आंसर करेंगे। और ये जो लिखा गया है तुलसी के द्वारा, और ये किस भाषा में है? तो इसका सही जवाब है ब्रज भाषा में। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्वत की तलहटी, यानी कि आपको बताना है पर्वत की तलहटी का अर्थ क्या है। तो देखिए, पर्वत की तलहटी का अर्थ दूसरा नाम होता है तराई क्षेत्र, लेकिन ऑप्शन में तराई क्षेत्र नहीं है। तराई क्षेत्र को ये भी बोला जाता है, यानी कि जो ऑप्शन बी में है उपत्यका, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश चुनिए।
चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, इसका राइट आंसर है जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय बोला जाता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो 69 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। सभा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखना है। सभा जो है ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सामान्यतः अवयव के कितने भेद होते हैं। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सामान्यतः अवयव के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 भेद होते हैं। संज्ञा का पूछा जाता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। सभी को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हिंदी के लिए भी स्पेशल बैच स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, यानी कि वॉइस पूछा जा रहा है। तो देखिए हिंदी में 3 तरह के होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य होते हैं। लेकिन इंग्लिश में 2 तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं और दूसरा पैसिव वॉइस होते हैं। तो मुझसे बैठा नहीं जाता ये किसका उदाहरण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये भाववाच्य का उदाहरण है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए अग्नि का पर्यायवाची अनल है, ये बिल्कुल सही है। धूमकेतु भी है, कृषाणु भी है, लेकिन डी जो है ये अनिल ये नहीं है, ये हवा का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आकाश पाताल के बीच वाला जो ये चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या बोला जाता है। चलिए आकाश पाताल के बीच जो हैपन है, इस चिन्ह को क्या बोला जाता है, तो इस चिन्ह को योजक चिन्ह बोला जाता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम। तो तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत में होता है, ठीक है। तो बात करते हैं ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए में बैंक है, ये क्या है, तो ये इंग्लिश के शब्द है, तो ये तो होगा ही नहीं। अमीर क्या है, अमीर एक अरबी शब्द है, ये विदेशज हो जाएगा। अग्नि की बात करें तो अग्नि जो है ये संस्कृत में ये तत्सम हो जाएगा। बात करते हैं मुंह, जो कि हिंदी में लिखा गया है, ये तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तद्भव किसे बोलते हैं, तो देखिए तत्सम शब्द संस्कृत का होता है, उनका हिंदी में रूपांतरण तद्भव कहलाता है। तो मुंह को संस्कृत में बोलते हैं मुख, ठीक है, मुख बोलते हैं। ये आपका हो गया तत्सम, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण है मुंह, ये हो गया तद्भव। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अग्नि को अगर यहाँ पे आग लिखा होता है, अग्नि को अगर आग लिखा होता है तो ये आपका हो जाता तद्भव, लेकिन अग्नि ये तत्समय संस्कृत के शब्द है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए कल रात 8 बजे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।